स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट के लिए अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि आज की यह क्लास ईबीएस के टैग वर्ड पर आधारित होने वाली है। टैग वर्ड मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द होता है सीटेट का, वह हम आज इस क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। ध्यान से देखना है आप सभी को, क्योंकि यहाँ से अगर आपने ध्यान दिया तो यकीन मानिए जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको दुगना तैयारी कर लेंगे इसके माध्यम से आप। ठीक है, तो सभी लोग से विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वन पेज का एक फाइनल रिवीजन लेकर आए हैं आपके लिए, वो भी सीटेट ईबीएस पेडागोजी के लिए। ठीक है, जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम टैग वर्ड की बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों की। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए ईबीएस का स्वरूप कैसा होना चाहिए, प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए ईबीएस का अगर आपसे स्वरूप पूछा जाए तो आपको क्या सही करना है ये आप देख लीजिए। क्या कर रहा है, ईबीएस विषय नहीं बल्कि एक समेकित अध्ययन क्षेत्र है। आप ईबीएस को एक विषय के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि समेकित क्षेत्र के रूप में देखेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए ईबीएस लिख दिया गया, बराबर क्या क्या होता है, साइंस भी होता है, सोशल साइंस भी और इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टों को कंबाइंड रूप से ईबीएस के अंतर्गत सिखाने की बात किया जाता है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ईबीएस के स्वरूप के कुछ और टॉपिक को जान जाइए। यहाँ पर पॉइंट है, देखिए अगर आपके सामने यह पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर की बात करा, ठीक है, पर ईबीएस का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में नहीं, पर्यावरण के माध्यम से सीखना होता है। आप प्राइमरी में कभी भी पर्यावरण के उद्देश्य के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे बल्कि पर्यावरण के माध्यम से बालक को सिखाएंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक, अगला होगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण, ये शब्द याद करिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी कभी पेपर में वैश्विक से स्थानीय दे देता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय से वैश्विक होगा, यानी कि लोकल टू ग्लोबल, ये शब्द याद करिए। अगर आपको यह शब्द मिल जाए तो समझिए कि यही हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा प्रश्न किस प्रकार से, अगर आपके ईबीएस के उद्देश्य से पूछा जाए, ईबीएस का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है ना, तो नोट कर लीजिए कौन कौन सा उद्देश्य होता है। पहला होगा जिज्ञासा एवं प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित करना, यह ईबीएस का उद्देश्य होता है, नोट करिएगा। और दूसरा उद्देश्य होगा बच्चे को अपने परिवेश से जोड़ना। ठीक है, अगला उद्देश्य होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्लस सामाजिक संवेदनशीलता का विकास। फिर अगला उद्देश्य होगा पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व जिम्मेदारी। एक एक पॉइंट को आप याद करिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी भी समय है। अगर आप आखिरी समय में इस क्लास को देख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, जो हम बता रहे हैं आखिरी समय में इसे नोट करिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए कि निर्माणवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, तो निर्माणवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ज्ञान तैयार नहीं दिया जाता बल्कि बच्चा स्वयं बनाता है। मतलब ज्ञान दिया नहीं जाता, बालक स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर लेगा, ये आप समझ जाइए कि ज्ञानवादी निर्माणवादी कहता है यह। ठीक है, और अगला होगा पूर्व अनुभव व पूर्व ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक का जो पूर्व ज्ञान है उससे आप किसी भी संबंधित वस्तु को सिखाएंगे तो बालक जल्दी सीख जाता है, ये आप जानते रहिए। अगला होगा एक से सही उत्तर संभव, जो इस प्रश्न का उत्तर एक ही हो उसे हम कभी भी सही नहीं मानेंगे। शिक्षण कार्य उसी प्रकार से कराना होगा जो बहुत सारी विधियों पर आधारित हो। ठीक है, इसलिए हमारा ये होगा। आपको शिक्षक शिक्षक को मैंने बताया था ना कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, फैसिलिटेटर की नहीं तो गाइड की होती है, ये आप जानते रहते हैं। ठीक है, चले अगला देख लीजिए, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा बाल केंद्रित एबीएस की। अगर यह क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट टैग वर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं आखिरी समय के लिए।
तो डेली अब आपके लिए टैग वर्डों की श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है, चाहे सुबह में 7 बजे होगी, नहीं तो दोपहर में होगी, क्योंकि दोनों टाइम 10 बजे क्लास हो रही, 5 बजे क्लास हो रही, तो बीच का टाइम बचा और या तो पहले का टाइम बचा। इसलिए चाहे जब क्लास हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे बाल केंद्रित ईवीएस की। जो बच्चा होगा वह सक्रिय सहभागी होगा, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, सक्रिय सहभागी होगा और सीखना किस प्रकार से होगा, अनुभव प्लस गतिविधि प्लस संवाद। सीखना इन तीनों पर आधारित होगा। नोट कर लिए ना। और बाल केंद्रित की नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण नहीं होगा। इतना जानते रहिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बाल केंद्रित ईवीएस की बात करा, जहाँ पर भी ईवीएस की ही बात मत करिए, जहाँ पर भी हिंदी की बात की जाए, मैथ में बात की जाए, चाहे जहाँ पर अगर आपको बाल केंद्रित शिक्षण कार्य मिल जाए तो वहाँ पर शिक्षक केंद्रित पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण कार्य नहीं होगा। नोट करिए। और बाल केंद्रित ईवीएस तभी होगा जब प्रश्न पूछना, चर्चा करना, यह कार्य कराया जाए, तभी बेस्ट होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या कह रहा है। कोशिश पूरी की गई हमारे द्वारा कि आखिरी समय में अगर आप यह ट्रिक यूज कर लें तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके, इसलिए यह भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, ईवीएस में शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए ये आप जान जाइए। अन्वेषण विधि होनी चाहिए, जैसे इंक्वायरी मेथड जिसे आप कहते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। परियोजना कार्य होना चाहिए। समूह कार्य या सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ईवीएस में शिक्षण विधियां इस प्रकार की होनी चाहिए। नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और देखिए, अगर आपके सामने आ जाए कि व्याख्यान विधि ईवीएस के लिए कम उपयुक्त होती है, ये कभी भी सही मत करिएगा। ईवीएस के अंतर्गत व्याख्यान कभी भी सही नहीं होगा। ना कि ईवीएस, बल्कि हिंदी, मैथ, जिस भी पेडागोजी को सॉल्व करें वहाँ पर अगर व्याख्या की बात किया जाए तो वह सबसे कम सही होने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगर आपसे पूछा जाए कि ईवीएस में गतिविधियां किस प्रकार की होनी चाहिए तो देख लीजिए, स्कूल गार्डन, फील्ड विजिट, सर्वे, रोल प्ले, इस प्रकार से होना चाहिए। और क्या करें, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। जीवन से जुड़ी गतिविधियां सबसे प्रभावी होगी, ये आप समझ जाइए। बालक के जीवन से जुड़ी जो गतिविधियां आप कराएंगे वो सबसे प्रभावी होगी और बालक सबसे पहले उसे सीख लेता है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि समय कम लगे इसलिए फटाफट टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरा आपका जितना भी सिलेबस है, आज तक जितना प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया वहां से इनको चुन चुन कर आपके सामने रखा जा रहा है। इतनी मेहनत की गई है तो एक लाइक आप कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ईवीएस में मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए तो देखिए, मूल्यांकन कब होना चाहिए अगर यह पूछा जाए तो मूल्यांकन सीखने के दौरान होना चाहिए। ठीक है, उपकरण जो होगा वो अवलोकन होगा और पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो मैंने बताया था ना कि बालक का संपूर्ण लेखा जोखा इस पोर्टफोलियो के अंदर रहता है, ये जानते रहिएगा। ठीक, चले, और परियोजना कार्य के माध्यम से होना चाहिए, मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से भी हो जाना चाहिए, लेकिन लिखित कार्य नहीं होना चाहिए। केवल अगर लिखित कार्य वहां पर मिलता है तो आप उसे तुरंत गलत कर देंगे। ठीक, ये आप जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, एक बार आप देखिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न हर बार बन रहे हैं। ठीक, अगला टॉपिक होगा ईवीएस पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। विशेषताओं से प्रश्न बनता है पाठ्य पुस्तकों की। देख लीजिए यहाँ से कौन सा प्रश्न हो सकता है सही। देखिए, स्थानीय संदर्भों का समावेश, ये एक सही होगा। और दूसरा होगा गतिविधि व चित्र आधारित, ये सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने के अवसर, ये सही होगा। और तथ्य रटवाना ईवीएस का उद्देश्य नहीं होगा, ये नकारात्मक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, तो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। ये तीनों जो हैं सही वाले में रहेंगे। अगर चौथा भी दे दिया गया तो ये निगेटिव है, इसे काटना पड़ेगा आपको।
इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है? पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, विनम्र निवेदन करेंगे क्योंकि आखिरी समय के लिए ब्रह्मास्त्र है यह क्लास आपके लिए। ठीक? ईवीएस बहुत पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिए, एनसीईआरटी किताबों को पढ़ लिए, लेकिन अब आखिरी समय में इसे ज़रूर देखिए, एक बार समझिए ज़रूर इसे। ठीक? तो हमने शिक्षक की भूमिका के बारे में आपको बता दिया था पहले ही, फिर भी नोट कर लीजिए। देखिए, शिक्षक की भूमिका अगर आपसे पूछा जाए, तो ज्ञान देने वाला नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि शिक्षक की भूमिका सिर्फ़ ज्ञान देना होता है, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि मार्गदर्शक का होगा, सुविधादाता का होगा और परामर्शदाता का होगा। नोट करिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है हर बार। ठीक है? और बच्चों के अनुभव को कक्षा में लाना होगा, कक्षा में स्थान देना पड़ेगा आपको बालक के अनुभव का, क्योंकि बालक का पूर्व अनुभव जो होता है, उसका संचयी पूँजी होता है। ये आप जानते रहिए, ठीक? और सुरक्षित, खुला व लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, ये आप जान जाइए, ठीक? चलिए, बिल्कुल, हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके सामने ईवीएस एवं समावेशी शिक्षा से प्रश्न आता है, तब आप क्या करेंगे? अब ये भी सवाल उठता है ना, तो आप देखिए कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे सभी बच्चों की सहभागिता जहाँ पर होगी, वहीं पर समावेशी शिक्षा होती है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, इसे आप सही कर देंगे। दूसरा पॉइंट होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल सही, ये भी सही हो सकता है। और लचीली रणनीति होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कठोर रणनीति होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है? इसलिए लचीली होनी चाहिए और विविध गतिविधियाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के बालक आते हैं। अगर एक ही प्रकार की गतिविधि होगी, तो बालक सीखेगा नहीं, क्योंकि सभी एक समान नहीं है, क्योंकि कोई मंद बुद्धि, कोई तीव्र बुद्धि, कोई सामान्य बुद्धि, इसलिए विविध गतिविधियाँ वहाँ पर कराई जानी चाहिए। ठीक? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, अपने मित्रों को जो लोग शेयर कर दिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कुछ लोग अभी नहीं करें, कर दीजिए एक बार शेयर, ठीक है? भेदभाव रहित कक्षा होना चाहिए, किसी बालक के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही टीचर को भेदभाव वहाँ पर करना है, यह पॉइंट भी नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पेपर 1 के लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। चलिए, अगर बात किया जाए ईवीएस एवं पर्यावरण चेतना के बारे में, तब कौन-सा उत्तर सही करेंगे आप? ये भी सवाल उठता है ना। देखिए, उद्देश्य जो होगा वह व्यवहार परिवर्तन होगा। ईवीएस एवं पर्यावरण चेतना का जो उद्देश्य होगा, वह जो होगा व्यवहार परिवर्तन होगा, ठीक है? और संरक्षण, संवेदनशीलता, ज़िम्मेदारी ये होगा। केवल परिभाषाएँ नहीं सही होंगी, बल्कि जीवन में प्रयोग ये सही होगा। ठीक रहे ना? बिल्कुल ठीक है। देखिए, केवल परिभाषाएँ जहाँ पर भी आ जाए, ईवीएस की ही बात मत करिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में परिभाषा की बात की जाए, वहाँ पर वो नेगेटिव होता है। तो नोट करिए, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है टॉपिक से, तो गलती मत करिएगा। ठीक है? जो लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल बताएँगे लास्ट में, जब पेपर आपका ख़त्म होगा तब ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, आपके पेपर में ईवीएस के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय चिंतन का प्रश्न आता है, जिसे एचओटीएस कहते हैं, हॉट्स कहते हैं, ठीक है? अब इसमें कारण बताइए, विश्लेषण कीजिए, सुझाव दीजिए, ये सही होगा, ठीक है? और क्यों और कैसे प्रकार के प्रश्न भी उच्च स्तरीय के प्रश्न माने जाते हैं, लेकिन रट आधारित जो प्रश्न होंगे, वह उच्च स्तरीय के प्रश्न नहीं माने जाते हैं। समझ गए ना? बिल्कुल। चलिए, यहाँ से आज हम जितना भी पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम। चलिए, ईवीएस का अंतर्विषयक स्वरूप अगर आपसे पूछा जाए, तब कैसा होगा? विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, वास्तविक जीवन से जुड़ा विषय, ये सभी आते हैं हमारे ईवीएस के अंतर्विषय के रूप में। ठीक? चलिए, तो बिल्कुल, आज का यह देखिए इतना ही ट्रिक था। हम बहुत ज़्यादा फालतू की ट्रिक आपको नहीं बताएँगे। अगर आपने हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़कर क्लासेज की हैं, तो टेंशन मत लीजिए। बस हर सब्जेक्ट की जो हम आपको वन लाइनर प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसे आप टैग वर्ड भी कहते हैं, उससे समझ जाइए बस। बाकी आपका स्कोर अच्छा होगा।
आप एक बार इस टैग वर्ड को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करेंगे तो पता चल जाएगा। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट की बुक हो उसको एक बार यहाँ पर यूज़ करिए। ठीक? चलिए, बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि यह टैग वर्ड जो हम आपको प्रोवाइड किए आज की इस क्लास में कैसा लगा आपको? ज़रूर बताएँगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की जल्दी से जल्दी टैग वर्ड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि हमारा तो सिद्धांत है, हम सोच रहे हैं कि इसे अतिरिक्त तौर पर आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक? चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और नए टैग वर्ड के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए और सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे जो भी क्लासेज हो रही हैं उसे अटेंड करते रहिए। ठीक है? धन्यवाद।